नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता की जो सीरीज चल रही है यूपी SSSC पैट के लिए, SSC GD और रेलवे के लिए जो आपके आगामी परीक्षाएं होने वाली है। यूपी SSSC पैट की परीक्षा 20 अगस्त को होने वाली है। SSC GD का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और रेलवे में भी जल्दी ही ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, ये है जनरल अवेयरनेस का पार्ट 2। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उससे जुड़ी हुई जानकारी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, पार्ट 2 है ये। जीत हम दिलाएंगे, हम आपको भरोसा देते हैं कि जीत हम दिलाएंगे आपको, बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो देखिए, ये इस तरीके से जो दोलन करता है, देखे होंगे अपने पेंडुलम वाली घड़ी भी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? तो उसकी समय अवधि जो है बढ़ जाएगी दोस्तों। समय अवधि होती है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहाँ से ऐसे जाना, फिर वापस आना और फिर यहाँ तक जाना। ठीक है, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है टी बराबर, जो टी बराबर होता है दोस्तों, वो होता है टी बराबर होता है 2πL/g। अगर हम रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगी, और जी का मान टी के क्या होता है, उल्टा होता है। तो जी का मान घटाएंगे तो भी क्या है, टी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि चंद्रमा पर पृथ्वी के जी का मान 1/6 है। चूंकि अब ये देखिए, चूंकि स्थिर है, यानी क्या स्थिर है, एल स्थिर है, तथा जी का मान घट रहा है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डोस का पूर्ण रूप है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डोस का पूर्ण रूप क्या है? डोस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग होता है दोस्तों मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। देखिए, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है पेसमेकर, सुना होगा आपने। हृदय गति कम हो जाने पर इससे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं, बहुत कई बार यूज करते हैं, CT स्कैन। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यानी संपूर्ण शरीर की टोमोग्राफी। संपूर्ण शरीर में किसी भी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक यंत्र होता है, उससे निकलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय की गति को मापता है या हृदय की जो असामान्यता है उसका पता लगाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्ण सही एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। चलिए, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन शैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने 1955 में की थी। इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1974 में दिया गया था। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्यों में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। यह अंततः कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती है। इसको कोशिका का आत्मघाती थैली
या एटम बम कहा जाता है, याद रखिएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन होता है दोस्तों जैट्रोफा के बीज से प्राप्त। ठीक है, जैट्रोफा के बीज से जैट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने इसको विकसित किया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने इसको विकसित किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था। चलिए देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हम 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 2021 का भी जो अर्थ डे है पृथ्वी दिवस वो हमने मनाया और इसकी थीम है रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, रिस्टोर अवर अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है काली लावा मिट्टी। ठीक है, काली, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। ठीक है, चलिए 1987 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक रहे थे? 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? देखिए, राज्य के लिए कोई निर्वाचन याचिका डाली गई है तो उसका जो निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो वो है उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है दोस्तों, किसको है? उच्च न्यायालय के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों का निपटारे की शक्ति किसमें? उच्च न्यायालय में निहित है। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसका निवारण करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर त्यागा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने कराया था एलोरा में कृष्ण जो कैलाशनाथ का मंदिर है उसका निर्माण। एलोरा में, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। ठीक है, बेसर शैली से निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी पतन किसे बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट कौन सा था? तो ये था दोस्तों लोथल। ठीक है, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्तमान में स्थिति बता रहे हैं। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभाजित था।
ये ऊंचे चबूतरों, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या इसको बोलते हैं हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर व संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी इम्पोर्टेंट है, 1854 में नागपुर तथा 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध को भी विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया था, झांसी को 53 में मिलाया तो 1856 में अवध को भी मिला लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए, भारत की जलवायु पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, भारत की जलवायु पर प्रत्यक्ष किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश स्थिति की, समुद्रता से निकटता, मानसून पवनें, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सिपकिला। हिमाचल प्रदेश स्थित सिपकिला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। सिपकिला। चलिए, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं होते हैं को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। कहाँ पर नहीं होती उनको? देखिए, उच्चतम न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में भी होती है, भारत के किसी भी न्यायालय में होती है ना, ये तो गलत ऑप्शन है। उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है उसमें उसको अनुमति नहीं होती वकील बनने की। ठीक है, अपने घर में यानी वकील नहीं बन सकता। जैसे बोलते हैं ना ज़्यादा वकील मत बन, तो वो अपने घर में ही जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुआ उसमें वकील उसमें नहीं बन सकता। देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में भी वह क्या है? प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है, लेकिन जिस उच्च न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुआ है उसमें नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग होता है इम्पीचमेंट। महाभियोग होती है इम्पीचमेंट। कौन लगा सकता है? कहाँ चालू हो सकती है? संसद से चालू हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, आर्टिकल 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 1/4 सदस्य द्वारा क्या है? हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी है, सतपुड़ा और विंध्या के बीच बहती है, जो अमरकंटक से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, सतपुड़ा तथा विंध्या जल श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर
पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यह अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और जो भी भाई पहली बार आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तैयारी जीत के साथ आप जुड़े हुए हैं। जीत, अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपकी जीत निश्चित है। हम दिलाएंगे आपको। अगर आपको इस सेशन का PDF प्राप्त करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लेते हैं विदा, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।